गुड इवनिंग बच्चों। बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस ई लेक्चर में, इस ई कंटेंट में। बच्चों, आप लोगों ने बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनवर्टिब्रेट की पूर्ण स्टडी करी थी, जिसको दो भागों में, लोअर इनवर्टिब्रेट और हायर इनवर्टिब्रेट में पूरा सिलेबस कवर करके स्टडी कराई गई थी। और थर्ड पेपर में आप लोगों ने सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। बीएससी पार्ट सेकंड में आप लोगों का जो जूलॉजी है, जो 3 पेपर होंगे, उसमें इनवर्टिब्रेट के बाद जो वर्टिब्रेट्स आते हैं, जिसको अपन कोर्डेटा भी कहते हैं, फर्स्ट पेपर आप लोगों का वही कोर्डेटा और उसकी कंपैरेटिव स्टडी है डिफरेंट सिस्टम्स की। सेकंड पेपर में आप लोगों का फिजियोलॉजी, इसमें कार्यकी कहते हैं, और इम्यूनोलॉजी का पार्ट आता है। और जो थर्ड पेपर है, जिसमें परिवर्धन जैविकी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, वो कंसीडर करते हैं। परिवर्धन जैविकी वाला, डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला पेपर जो है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये जो परिवर्धन जैविकी है, जिस तरह से सभी पेपरों को 5 यूनिट में बांटा गया है, तो आपके परिवर्धन जैविकी वाला डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो पेपर है, ये भी 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसको यूनिट फर्स्ट से अपन प्रारंभ करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आज मैं पेपर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पूरा करना चाहता हूँ कि जो यूनिट फर्स्ट होगी, उसमें डिफरेंट जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, स्कोप हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैं, स्ट्रेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन होगा। और जो यूनिट सेकंड होगी, उसमें गैमिट्स से संबंधित, यानी युग्मकों से संबंधित, जिसमें अपन गैमेटोजेनेसिस लेते हैं, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन है, ओवम का फॉर्मेशन होना, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आता है। इसके अलावा इसमें स्पर्म का कैसे ट्रांसफ़र होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, डिफरेंट जो फर्टिलाइजेशंस के इवेंट्स हैं उनके बारे में, फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, और विविपैरिटी के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ विविपर, ये यूनिट सेकंड के अंतर्गत आता है। और जो यूनिट थर्ड परिवर्धन जैविकी के अंदर हुआ, उसमें क्लीवेज है, विदलन कहते हैं जिसको, मोरुला है, ब्लास्टुलेशन यानी ब्लास्टुला का फॉर्मेशन, गैस्टुलेशन यानी गैस्टुला का फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीवेज, उनका पैटर्न कौन कौन सा है क्लीवेज का, ब्लास्टुला के टाइप कौन कौन से हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या हैं, गैस्टुलेशन के जो मैकेनिज्म हैं वो किस तरह का है, फैट मैप क्या होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में यूनिट जो आपकी थर्ड होगी, उसमें स्टडी करेंगे पूरी फुल। और जो आपका फोर्थ यूनिट है, जो चौथी इकाई है, उसके अंतर्गत डिफरेंशिएशन, कॉम्पिटेंस, विभेदन, सामर्थ्य, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन का निर्माण होना, ग्रोथ है, रीजनरेशन है, टेरेटोलॉजी है यानी डेवलपमेंटल जो डिफेक्ट्स होते हैं, एजिंग है, ये सारा पार्ट जो है आपके यूनिट फोर्थ में डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाएगी। और जो यूनिट फिफ्थ है, उसमें जो भी एम्ब्रियोनिक एडेप्टेशंस होते हैं, जिसके अंतर्गत एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ, है ना, चिक का डेवलपमेंट, प्लेसेंटेशन जो होता है मैमल्स में, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एम्फीबियंस में जो फ्रॉग का डेवलपमेंट है वो, मेटामॉर्फोसिस, इन सब पार्ट को मतलब यूनिट जो फिफ्थ है उसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। आज जो पार्ट है आपका फर्स्ट यूनिट का इसका, जिसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में, इसमें आप लोगों को विस्तृत रूप से कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी जो सजीव जगत में, जिसमें प्लांट है आपके, चाहे
विषाणु हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, पादप हैं, इन सबको कोई से भी मतलब अपन कह सकते हैं सजीव जगत के ऑर्गेनिज्म शब्द लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका जो जीवन है वो चक्रीय फॉर्म में रहता है, एक चक्रीय पैटर्न को कंसीडर करता है। यानी एक कोई भी सेल होती है वो वृद्धि करती है, वो डिवाइड होती है, डॉटर सेल्स बनती हैं, और वो डॉटर सेल्स जो हैं आगे चल करके विशिष्टीकृत हो जाती हैं और अपने एक उच्चतम स्तर को प्राप्त करती हैं, और वापस जो है मतलब इनकी प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, फिर नई मतलब जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो चक्र है एक तरह से पैटर्न है, ये चलता रहता है। तो नई जो भी पीढ़ी होता है उसका प्रारंभ हमेशा अपने बायोलॉजिकल टर्म्स में या ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो निषेचित अंड जिसको अपन जाइगोट कहते हैं उसके द्वारा होता है। और जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स जो भी हैं अपनी संतति को बनाए रखने के लिए हमेशा गुणित होते हैं, यानी अपनी संख्या जो है मल्टीप्लाई करेंगे। जो जितनी भी नई जो संतति होती है वो पैतृक का स्थान ले लेती है, और जो पैतृक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको उनकी नेचुरल या अननेचुरल जो है वो डेथ हो जाती है। तो इस तरह से अपने इस ब्रह्मांड में अपन कह सकते हैं एक जो ऑर्गेनिजम्स है उसका अस्तित्व जो है वो बना रहता है। तो अपने समान जो संतति की निर्माण करने की जो प्रक्रिया है ये प्रजनन विधि के द्वारा होता है। प्रजनन विधि दो तरह की होती है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और एक होता है आपका लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें अपने जो आप लोगों ने इनवर्टिब्रेट वगैरह में पढ़ा होगा, जैसे विखंडन यानी फिशन के द्वारा, बडिंग मुकुलन के द्वारा, खंडी भवन सेगमेंटेशन कहते हैं उसके द्वारा। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फिशन, बडिंग और सेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और इसमें जो संतति के सभी जो गुण होते हैं वो बिल्कुल अपने पैतृक के समान होते हैं, पेरेंट्स के समान होते हैं। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें दो आनुवंशिक रूप से भिन्न जो युग्मक होते हैं जिसको अपन स्पेशली अच्छे तरह से समझ सकते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, इनके निषेचन के द्वारा होता है, वो लैंगिक जनन कहलाता है। यानी लैंगिक जनन में अपने को दो युग्मकों की आवश्यकता होगी, एक मेल और एक फीमेल। जैसे मेल में अपन शुक्राणु को कंसीडर करते हैं और फीमेल में अंडाणु को करते हैं। और ये जो दोनों मेल और फीमेल युग्मक हैं ये आपस में मिलते हैं और जिसको अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी दो तरह के युग्मक होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो निर्मित जाइगोट होता है वो आनुवंशिक रूप से अपने पैतृक से भिन्न होता है, पूर्ण रूप से अपन कह सकते हैं समान नहीं होगा। और ये जो युग्मनज है, जाइगोट है, ये आगे परिवर्धित होकर के बहुकोशिकीय प्राणी में अपन कह सकते हैं का रूप ले लेता है। तो युग्मनज का वयस्क में रूपांतरण मतलब कोई भी जाइगोट है वो यदि एक एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि वो सिंगल अपन कह सकते हैं एक के लिए हुआ है, तो व्यक्तिवृत्त परिवर्तन कहलाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओंटोजेनिक डेवलपमेंट। युग्मनज का वयस्क में रूपांतरण जो है वो व्यक्तिवृत्त परिवर्तन या ओंटोजेनिक डेवलपमेंट कहलाता है। यही डेवलपमेंट जो है वो जो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट है, जातिवृत्त परिवर्तन है, उससे भिन्न होता है। क्योंकि जातिवृत्त जो परिवर्तन में क्या है कि इवोल्यूशन की दृष्टिकोण से उद्ध विकास के प्रक्रम में कि कोई भी जो प्रारंभ में सेल थी और उसने एक प्रजाति को, एक स्पीसीज का विकास हो गया जिसके लिए, यानी किसी भी सिंगल सेल से किसी की स्पीसीज के बनने का जो अपन कह सकते हैं विकास की जो प्रक्रिया होती है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है, उस तरह का अध्ययन जो है वो तो कहलाता है फाइलोजेनेटिक, उस तरह का परिवर्धन जो है वो कहलाता है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। और युग्मनज से वयस्क का रूपांतरण जो होता है वो कहलाता है आपका ओंटोजेनिक डेवलपमेंट।
तो कई बार एग्जाम में ये ओंटोजेनिक डेवलपमेंट और फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो ये अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ओंटोजेनिक जो डेवलपमेंट है, यदि अपने कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, तो इस प्रोसेस को अपन एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी व्यक्तिवृत्त परिवर्तन हो रहा है जिसमें लैंगिक जनन के द्वारा हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, अपन का एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। और यदि यही जो अपन कह सकते हैं कि ओंटोजेनिक डेवलपमेंट ही है, वो लैंगिक जनन के द्वारा न होकर के जो अपन ने डिफरेंट अलैंगिक जनन की बात करी थी उनके द्वारा हो, अलैंगिक जनन के द्वारा हो, प्रजनन के द्वारा यदि कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसको अपन ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं कोरकोद्भव कहलाता है। तो कई बार ये टर्मिनोलॉजी जो है आपके एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस की पूछ ली जाती है, तो इसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा कोई भी ओंटोजेनिक डेवलपमेंट होता है तो उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, और यही ओंटोजेनिक डेवलपमेंट यदि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा होगा तो उसको अपन ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। जितने भी मेटाजोअन्स हैं उनके प्राणियों में जो जीवन को दो भागों में बांटते हैं, अपन दो कार्यकालों में अपन कह सकते हैं इनको विभक्त करते हैं। एक तो भ्रूणीय काल, एम्ब्रियोनिक पीरियड, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, और एक अपन कह सकते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी एम्ब्रियो बनने के बाद का काल। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड और पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर मतलब किस काल को अपन मानेंगे कि अंडे के अंदर और मादा के गर्भाशय में जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती हैं वो भ्रूणीय काल के अंतर्गत आती हैं। अंडे के अंदर और मादा के गर्भाशय में संपन्न होने वाली जितनी भी अपन कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक क्रियाएं हैं वो एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंतर्गत आती हैं। तो एम्ब्रियोनिक काल में होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन होता है, इस एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर होने वाला जो परिवर्तनों का अध्ययन होता है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, भ्रूणीय कहलाता है। जो अपन दूसरा कार्य मतलब काल की बात करी कि अपन कह सकते हैं पश्च भ्रूणीय काल, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या हुआ कि एग की हैचिंग हो गई या बच्चे ने जन्म ले लिया, बर्थ ले लिया, और मतलब इस हैचिंग और जन्म के बाद प्राणी की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती वो जो पीरियड है वो पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है। तो भ्रूणीय परिवर्तन में प्राणियों के जन्म और स्फोटन से जो कुछ दिन का हो सकता है, महीनों का हो सकता है, वर्षों का हो सकता है, तो ये जो काल है वो आपका पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है। अब अपन बात करते हैं दो तरह के परिवर्धन होते हैं, प्रोग्रेसिव और एक डीजेनरेटिव प्रकार के। तो जैसे ही प्राणी का जन्म हो गया या हैचिंग हो गई तो कुछ दिन, महीनों, वर्ष तक का हो सकता है, उसमें जितने भी परिवर्तन जो होते हैं वो प्रगामी प्रकार के या प्रोग्रेसिव प्रकार के होते हैं, आगे उन्नति करने वाले अपन कह सकते हैं, जिसमें कोई ना कोई प्रोग्रेस मिले। और प्राणी जो है मतलब जब तक होगा प्रोग्रेसिव उसमें, जब तक वो प्रजनन योग्य हो जाता है, यानी जन्म लिया उसने या एग लेइंग हुई, स्फोटन हुआ या जन्म लिया प्राणी ने और वो मैच्योर हो गया, अपन कह सकते हैं लैंगिक जनन करने के लिए मैच्योर हो गया, तो ये जो कह सकते हैं परिवर्धन है वो प्रोग्रेसिव प्रकार का कहलाता है। लेकिन जैसे ही प्रजनन योग्य होने के बाद इसी प्राणी में अपन कह सकते हैं अनेक डीजेनरेटिव जो चेंजेज होने, अपरहासी परिवर्तन कहलाते हैं। धीरे धीरे डीजेनरेशन अपन कह सकते हैं होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो डीजेनरेटिव प्रकार का अपरहासी परिवर्तन होता है वो प्राणी की मृत्यु तक चलता रहता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसमें द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव एंड डीजेनरेटिव चेंजेज आर कॉल्ड एज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यानी अपने जो पेपर का नाम है वो जो प्रोग्रेसिव और डीजेनरेटिव
दोनों प्रकार के जो अपन कह सकते हैं चेंजेज किसी भी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उसको अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। यानी अभी अपन ने जो एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात करी, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात करी, दोनों की जो डिटेल स्टडी अपन कह सकते हैं वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। यदि अपन बात करें मतलब इससे जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करी, आजकल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत केवल मतलब अपन कह सकते हैं कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत अपने जो जेनेटिक्स का पार्ट है, क्योंकि इसमें आनुवंशिक गुण होते हैं, और ये जो इसमें कोई केमिकली चेंजेज हुए हैं, यानी अपन कह सकते हैं जैव रासायनिक परिवर्तन, यानी कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, कौन से केमिकल्स जो हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं वो, और इन केमिकल का मतलब प्रयोग कहाँ होगा, आपके फिजियोलॉजी में होगा। फिजियोलॉजी में जैसे अपन कह सकते हैं कि फीमेल में जैसे स्ट्रेस साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो अपने जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उसमें कौन सी फिजियोलॉजी, कौन सी बायोकेमिस्ट्री काम कर रही है। फिजियोलॉजी में हार्मोनल चेंजेज, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और उस हार्मोन के सीक्रेशन के दौरान ही वो ऑर्गन या वो पार्ट जो है वो एक्टिव होता है ना। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं आजकल जो एम्ब्रियोलॉजी में केवल भ्रूण का ही अध्ययन नहीं है, इसमें मतलब स्पर्म या ओवम कैसे बना, उसमें जो ओवम या जाइगोट बना तो उसमें कौन से जेनेटिक चेंजेज हुए, मतलब कह सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल तक स्टडी की जाती है। जैसे डीएनए वगैरह का पता लग गया है तो डीएनए में कौन कौन से आपके कोडोन्स होते हैं वहाँ तक की, और इसमें जो जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। जब अपने इनकी फिजियोलॉजी की बात कर ली, जैव रासायनिक क्रियाविधि की बात कर ली, आनुवंशिकी क्रिया की बात कर ली, तो उसी प्रकार इसमें आकारिकी परिवर्तन भी होता है। अपन कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल जो परिवर्तन होंगे वो भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंटल बायोलॉजी में न केवल अपने भ्रूण का ही अध्ययन किया जाता है, वनस्पति इसके अपने डिफरेंट जो जैव रासायनिक, आनुवंशिक और फिजियोलॉजी, इन पार्ट्स को भी कंसीडर करते हैं स्टडी के दौरान। अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल अपन रिव्यू करना चाहेंगे। डेवलपमेंटल जो बायोलॉजी है, पुरातन काल में मिस्र जो सभ्यता थी, मतलब 3000 से 1500 BC समय, उस समय के लिटरेचर में गर्भपात और गर्भधारण से बचने की कुछ युक्तियों का जो है उसमें वर्णन किया गया है। कुछ पुरातन हिंदू पुस्तकों को देखें तो उसमें प्राणी की उत्पत्ति अंडे से हुई है या सजीव या जर्म से हुई है वो बताया गया है। अपने जो आयुर्वेदिक सुश्रुत संहिता है उसमें मनुष्य के परिवर्धन का वर्णन किया गया है ना। एनेक्सीमेंडर पहला दार्शनिक था जिसने बताया कि सजीवों की उत्पत्ति जो है वो नम तत्वों के द्वारा हुई है। इसी तरह से आपके एम्पीडोक्लेस 500 BC के दौरान उन्होंने बताया कि भ्रूण की उत्पत्ति आंशिक रूप से नर और आंशिक रूप से मादा से हुई है। एरिस्टोटल के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे नाम। जो अरस्तु है ये एम्ब्रियोलॉजी का संस्थापक, फाउंडर कहलाता है। इसने मुर्गी और अनेक प्राणियों के परिवर्धन का अध्ययन किया। इसका जो विवरण है मुर्गियों का या अन्य परिवर्तनों का, इसने एक बुक है आपके डी जनरेशन एनिमेलियम नामक पुस्तक में किया है ना। अरस्तु के अनुसार अंडा जो है एक वो अनडिफ्रेंशिएटेड, अपन कह सकते हैं अविभेदित होता है। जैसे ही निषेचन होता है तो निषेचन के पश्चात इसमें विभेदन जो है वो प्रारंभ हो जाता है, और विभेदन प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद परिवर्धित होकर के वयस्क का रूप ले लेता है। और ये जो विभेदन की प्रक्रिया है, जैसे बताया कि अविभेदित अंडा है, निषेचन के बाद विभेदन हो जाएगा। एक थ्योरी होती है एपिजेनेसिस कहते हैं अपन उसको, अणुजनन का सिद्धांत, उसके मत को प्रमाणित करती है। परिवर्तन में से संबंधित जो अरस्तु के सिद्धांत को एक फैब्रिकस और विलियम हार्वे ने भी इसका जिक्र किया है। हार्वे का सिद्धांत जो है वो एक्स ओवा ओमनिया के नाम से प्रसिद्ध है। एक्स ओवा ओमनिया क्या है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति है जो है अंडों से होती है। तो ये कुछ मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक दो चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया।
नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा जिसमें आपको डिफरेंट डेवलपमेंटल थ्योरीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं, अपने परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं, वो मुख्यतः 9 प्रकार के हैं। आप नोट कर सकते हैं इसको, बाद में अपन इसकी एक एक को डिटेल्स में लेंगे नेक्स्ट जो भी अपना लेक्चर होगा उसमें। पहला है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, पूर्व रचना का सिद्धांत। दूसरी जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, अनुजनन का सिद्धांत। तीसरी है बेयर्स लॉ, बेयर का नियम। चौथा है बायोजेनिक लॉ या रिकैपिचुलेशन थ्योरी, है ना, इसको जाति आवर्तन या पुनरावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। 5वीं थ्योरी कहलाती है जर्म प्लाज्म यानी जनन द्रव्य का सिद्धांत। 6ठी थ्योरी है मोजेक थ्योरी, जिसको अपन मोजेक का सिद्धांत कहते हैं। 7वीं आपकी जो थ्योरी है वो रेगुलेटिव थ्योरी, नियमनकारी सिद्धांत कहलाता है। 8वीं जो थ्योरी है वो ग्रेडियंट थ्योरी, प्रवणता का सिद्धांत कहलाती है। और 9वीं जो थ्योरी है वो ऑर्गेनाइजर थ्योरी या संगठक का सिद्धांत कहलाती है। तो इन डेवलपमेंटल थ्योरीज जितनी भी हैं, आपके पूर्व रचना के सिद्धांत, अनुजनन का सिद्धांत, बेयर का नियम, पुनरावर्तन का सिद्धांत, जन्म द्रव्य सिद्धांत, मोजेक सिद्धांत, नियमनकारी सिद्धांत, प्रवणता सिद्धांत, सिद्धांत, ये सिद्धांत जो हैं जैसे जैसे अपने कह सकते हैं अनुसंधान हुए या ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट से संबंधित या रिप्रोडक्शन से संबंधित अपने को जानकारियाँ जो हैं मिली, और विभिन्न जो साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने अलग अलग एरा के अंदर अपन कह सकते हैं कि अलग अलग वर्षों के अंतर्गत जो भी जानकारियाँ मिली, और उसके हिसाब से उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया विभिन्न एक्सपेरिमेंट की सहायता से, और अपनी थ्योरी को क्या कहते हैं प्रतिपादित किया, सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने जितने भी ये डेवलपमेंटल थ्योरियाँ हैं, परिवर्तन के सिद्धांत हैं, उन सबको एक एक करके लेंगे। आज इतना ही आप लोगों के लिए।